नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट तो निफ्टी नीचे से 100 पॉइंट उतरा। बैंक निफ्टी हरे निशान में आया। मिड कैप स्टॉक्स में रौनक। निराशाजनक नतीजों के बाद इन्फोसिस में 11 साल की दिखी सबसे बड़ी गिरावट। शेयर 12% तक फिसला। FY24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाने से बाजार निराश। इन्फोसिस ने पूरे आईटी सेक्टर का किया मूड खराब। स्लो डाउन की आशंका के चलते इंडेक्स में 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट। 7% तक टूटा पर्सिस्टेंट सिस्टम, L&T माइंट्री 8% तक टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे दिग्गजों में भी 7-7% की गिरावट। खराब बाजार में भी FMCG और सरकारी बैंकों में खरीदारी। फार्मा, शुगर, टेक्सटाइल स्टॉक्स में रौनक। और महंगाई से मिली राहत। मार्च थोक महंगाई दर 29 महीने के निचले स्तरों पर 1.6% के अनुमान के मुकाबले 1.34% पर रही। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की वजह से। इन्फोसिस के नंबर्स के बाद आगे की ग्रोथ गाइडेंस, इंडेक्स का 6% तक टूटना, इसने प्रेशर पूरा डाला है बाजार पर। 1565 अंकों की गिरावट आप इंडेक्स में देख रहे हैं। इन्फोसिस तो अभी भी 11% नीचे ही है 1239 के लेवल्स पर। तो प्रेशर आईटी में जिसका असर दिखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार जहां खुले वहां से थोड़ा रिकवर होते हुए आपको दिखाई देंगे। दिन के लोअर लेवल से निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स सभी रिकवर हुए हैं। मिड कैप्स तो इनफैक्ट डेज हाई पर आ चुके हैं। इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो 17700 के नीचे हमने निफ्टी फिसलते हुए देखा। अभी भी 17700 के नीचे ही बना हुआ है। मिड कैप्स दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हरे निशान में है। और बैंक निफ्टी में भी आपको हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई देगा। बैंक निफ्टी अब 14 अंक ऊपर कर रहा है। ये मिड कैप का इंडेक्स 14 अंक ऊपर है, बैंक निफ्टी भी 40 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। तो ये तो फिलहाल इंडेक्स के हिसाब से बाजार का मूड है। एक बार विदेशी बाजारों को भी देख लेते हैं। हालांकि आज जो असर दिख रहा है वो आईटी स्टॉक्स का ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल की उसको देखते हुए, समझते हुए रिमेनिंग सेशन के लिए आउटलुक लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो वॉल स्ट्रीट पे अर्निंग सीजन कंटिन्यू हो रहा है। वहां का इंपैक्ट हम तमाम बाजार पर देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निकेई, कॉस्पी, हैंग सेंग, शंघाई यहाँ पर 2% तक की तेजी आज के सेशन में आप देख रहे हैं। अमेरिका की फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है, ऑलमोस्ट 50 अंकों की बढ़त है। नैस्डैक का फ्यूचर भी 15 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो हरे निशान में ही आपको अमेरिका के फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब तक हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो आईटी स्टॉक्स ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। निफ्टी 17700 के नीचे, लेकिन डेज लो से थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप बैंक स्टॉक्स को देखेंगे तो बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 40-45 अंक ऊपर है, ऑल्दो एक रेंज में है लेकिन हरे निशान में है। और निफ्टी के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप इंडेक्स को देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो वो दिन के निचले स्तरों से रिकवर होकर अब 50 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तीसरी बड़ी बात करेंगे आईटी की, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव आज के सेशन में। इंडेक्स 5% से ज्यादा टूटा हुआ है आज के कारोबार में। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो चुनिंदा FMCG, पावर, रियल्टी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है आज के बाजार में। कुछ और पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी है, जिसमें PSU बैंक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, शुगर स्टॉक्स हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है रिमेनिंग सत्र के लिए। क्लैरिटी नहीं है क्योंकि काफी गिरावट हुई है, फिर एक अप मूव मिला, वो रिएक्टिव अप मूव है निफ्टी में। गुड आफ्टरनून टू यू। और लगता है कि निफ्टी का जो रिसेंट हाई हमने देखा है करीब 17,700 के आसपास, लगता है यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो शायद 17,550 ये जोन है, वहां तक साइड होने की संभावना है। बैंक निफ्टी में एक रेसिस्टेंस जोन पर है और वो है करीब 42,200 के आसपास। थोड़ा डिप यहाँ भी पॉसिबल है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी अच्छे लगते हैं मुझे। ओके, चलिए, तो बैंक निफ्टी बेटर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। गावा साहब स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं? मुझे स्टॉक पसंद है इस वक्त, वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में आपको मिलना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ट्रेड करा है 160 175 के आसपास। मुझे लगता है 160 का स्टॉप का चले तो शायद 165 ये जोन है, वहां तक जाने की संभावना है।
तो यस, एबी कैपिटल, और दूसरा है शायद मैं कहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर तेजी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 172 के आसपास है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 176 के नजर आते हैं। उसके बाद हायर जोन देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी की सलाह है। आदित्य बिरला कैपिटल तो डेज हाई पर ट्रेड करते हुए पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छी तेजी इसमें बनी है, 2.5% ऊपर 161 पर कर रहा है ट्रेड। और दूसरा वापस आपने पिक किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी बैंकों में खरीदारी आज है भी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 176 के टारगेट्स के लिए आप खरीद के चल सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो हल्की बढ़त दिखाई रहा है, बढ़त क्या हरे निशान में है और कमजोर नहीं है। बस अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंकों से शुरुआत कर लेते हैं। वापस आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की है, लेकिन उसके अलावा भी और स्टॉक्स हैं सरकारी बैंकिंग स्पेस में जो तेजी में है, जिसमें यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, जहां हम आज के सत्र में 3 से 4% तक की मजबूती देख रहे हैं। तो सरकारी बैंक स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। आप मिड कैप्स की अगर बात करेंगे तो मिड कैप्स में सरकारी बैंकों के अलावा एक और पॉकेट देख लेते हैं, वो है फार्मा की। फार्मा में भी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ये तो आपकी स्क्रीन पर सरकारी बैंक स्टॉक्स है, जहां 4% तक आप मूव। फार्मा स्टॉक्स में आईओएल केमिकल, आरपीजी लाइफ साइंसेस, पेनिशिया बायो, मार्क्सन्स फार्मा, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी। पेनिशिया बायो, मार्क्सन्स फार्मा थोड़े नीचे आए हैं जरूर आज के सेशन में, लेकिन अच्छी बाइंग आपको आईओएल केमिकल और आरपीजी लाइफ साइंसेस में देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स यहाँ पर पिछले हफ्ते भी हमने बाइंग इंटरेस्ट देखे। आज के सेशन में मंगलम ऑर्गेनिक्स, कैमलिन फाइन, आरती सर्फेक्टेंट्स, गुजरात फ्लोरो 12% तक ऊपर है। मंगलम ऑर्गेनिक्स साथ ही आरती सर्फेक्टेंट्स तो चला भी काफी और आज भी 4% ऊपर है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में खरीदारी, मोंटे कार्लो, कैंटरबिल, रेमंड, बॉम्बे डाइंग 7% तक ऊपर आज के सेशन में ट्रेड करते हुए यहाँ खरीदारी। पिछले हफ्ते भी हमने रेमंड, बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स में तेजी देखी थी। शुगर स्टॉक्स देखेंगे तो ओवर शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर और उत्तम शुगर तेजी में कर रहे हैं ट्रेड। 2.5% की मजबूती हर स्टॉक में देखने को मिली है। आईटी का तो मूड बिगड़ा हुआ है ही, मिड कैप्स की हालत खस्ता, 5% नीचे एलएनटी टेक, एलएनटी माइंट्रीज 8% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 5.5% नीचे, कोफोर्ज में 5.5% की गिरावट है। गाबा साहब, आरती सर्फेक्टेंट्स केमिकल्स में हमने क्योंकि पिछले हफ्ते भी खरीदारी देखी, यहाँ बाइंग एक्सटेंड हो रही है। आरती सर्फेक्टेंट्स, कैमलिन फाइन, क्या व्यू आपका इन स्टॉक्स पर? वेल, आरती सर्फेक्टेंट भी तो मैं कॉल नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा जो डेटा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आरती इंडस और दूसरा कौन सा बताया आपने? कैमलिन फाइन साइंसेस। आरती सर्फेक्टेंट मैं नहीं करूंगा क्योंकि डेटा क्लियर नहीं है। दूसरा बताएंगे कौन सा? कैमलिन फाइन। कैमलिन फाइन अच्छा लगता है मुझे। यस, कैमलिन फाइन अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर एक स्टॉक स्ट्रक्चर के करीब 163 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 170 पार कर लेगा और मुझे लगता है ये जोन है करीब 180 तक भी जा सकता है। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है, इस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते कैमलिन फाइन में, लेकिन यस बाय एंड होल्ड स्टॉक है। 155 160 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके अच्छा, इसके अलावा गावा साहब, सरकारी बैंकों का आपने जिक्र किया, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा पर कॉल दी, लेकिन स्टॉक्स और भी हैं जो तेजी में हैं। आप देखिए यूको बैंक को, इंडियन बैंक को। इंडियन बैंक पे इनफैक्ट गावा साहब की राय भी लेंगे क्योंकि ये स्टॉक अब डे हाई पर कारोबार कर रहा है। 302 के लेवल्स, 6% की मजबूती। गावा साहब, इंडियन बैंक के स्टॉक को देखिए और बताइए आप क्या सजेशन इन लेवल से आपका? लेना चाहिए, लेने की जगह भी अच्छी है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला है, मेरे ख्याल से ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा। ट्रेड कर रहा है 302 के आसपास, मेरे ख्याल से 285 बहुत डीप है, लेकिन ये डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है। 315 320 तक जाना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो बाय एंड होल्ड स्टॉक इंडियन बैंक। ओके तो बाय कर सकते हैं इंडियन बैंक, डेज हाई पर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो सरकारी बैंकों में तो इनफैक्ट आज बाइंग देखने को मिली ही है। प्रेशर कहीं है तो वो आईटी है, और इनफैक्ट आईटी में जो प्रेशर बना है वो इन्फोसिस की वजह से बना है। नतीजों के बाद अगर आप इन्फोसिस को देखेंगे तो ये 12% तक फिसल गया। 11 साल की सबसे बड़ी गिरावट इन्फोसिस में देखने को मिल रही। तो आखिरकार नतीजों में ऐसा हुआ क्या कि बाजार इतना मायूस हो गया? मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद है। हर्षदा, खरे नहीं होते को लेकर सबसे बनती हुई दिखाई दी थी, जहां पर हमने देखा कांस्टेंट करेंसी में भी करीब करीब -3.2% कंपनी ने डिलीवर किया और एक्सपेक्टेशन थी 0.4 से 0.45%। यही नहीं, मार्जिन और मुनाफा भी अनुमान से कम आया, और साथ ही साथ अगर आप गाइडेंस पर आए तो वहां पर आपको पूरी पिक्चर साफ होती दिखाई देगी कि ये क्वार्टर तो कमजोरी वाला था, दबाव वाला था, लेकिन आगे के लिए भी आउटलुक दरअसल अच्छा नहीं है। दोनों रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने घटा
आया है। अब वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। औसतन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये कांस्टेंट करेंसी Q4 FY23 का 23 में वो अचीव करना चाहेंगे। कांस्टेंट करेंसी आए, मार्केट उम्मीद कर रहा था कंपनी कहेगी 6 से 8% तक की सीसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी ने वाकई में कहा है 4 से 7% की ही ग्रोथ देखी जा रही है। तो यानी कि आउटलुक दरअसल अनसर्टेन है, अनिश्चितता साफ देखने को मिल रही है। अगर आप कमेंट्री पर गौर करें तो कंपनी साफ कहती है इस तिमाही में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद हुए हैं, कई क्लाइंट्स हैं जो अब भी अनसर्टेन है, उसी की मार पड़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ डिमांड आउटलुक में सुधार के कोई आसार इस समय तो बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी साइंस हल्की सी मार्च के एंड तक देखने को मिली थी, लेकिन क्लियरली क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट रद्द करना वो सबसे बड़ी चिंता है। और ये प्रोजेक्ट दरअसल सिर्फ BFSI में ही नहीं प्रेशर दिखा रहे हैं, टेलीकॉम, हाईटेक, रिटेल, ये कुछ और इकाइयां हैं जहां पर कंपनी डिसेंट रेवेन्यू कमाती है, वहां पर भी दरअसल अनसर्टेनिटी है, आउटलुक काफी ज्यादा नेगेटिव है। इसीलिए कई सारे ब्रोकरेजेस ने भी इसे डाउनग्रेड किया है। लेकिन स्टॉक इतना आज क्यों टूटा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ध्यान रहे, हमेशा इन्फोसिस की चर्चा जब भी करते हैं तो इसकी तुलना TCS के साथ होती है, और अगर उस लिहाज से आप कंपनी को कंपेयर करें अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, TCS के सामने इन्फोसिस का जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा बेहतर था। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि वेटेज निफ्टी में जो है वो इन्फोसिस का ज्यादा है, 6.75% का, TCS का 4.33% का है। अगर आप देखें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कैसी है तो वहां पर भी म्यूचुअल फंड्स के हाथ में ये स्टॉक ज्यादा है, 17.7% म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा इन्फोसिस में है, वही TCS की तुलना में ये सिर्फ 3.3% पर है। और अगर आप FII होल्डिंग के लिहाज से भी देखें तो वहां पर भी FIIs का ज्यादा पैसा इन्फोसिस में कमिटेड है वर्सेस TCS, यानी कि जहां पर ज्यादा एक्सपोजर लिया वहां पर अगर नंबर्स डिलीवर नहीं करते तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही बड़ा निकल कर आता है। यही वजह है कि आज स्टॉक में ज्यादा बिकवाली का दबाव और इन्फोसिस का आउटलुक नेगेटिव, इसीलिए पूरे सेक्टर पर भी हमने देखा है आज मंदी की लहर बनी हुई है। शुक्रिया आपका हर्षदा, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो पूरी डिटेल में हर्षदा ने बताया कि क्यों बाजार परेशान है, इन्फोसिस के नंबर्स कैसे रहे या मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या इंडिकेट कर रही है आगे के लिए, और बाकी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर भी बात की। इन्फोसिस पर गाबा साहब सपोर्ट का देख रहे हैं अगला, आप ऑलरेडी एक इतना बड़ा स्टीप फॉल तो देख लिया हमने, अब व्हाट नेक्स्ट? अभी सपोर्ट तो नहीं देखना चाहिए, इनफैक्ट देखना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस है इन्फोसिस में 1300 का आज का है, वो रेजिस्टेंस है, जब तक वो पार नहीं करता तब तक डाउन है। कहां तक नीचे जाकर रुके और कहना मुश्किल है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन मिला है काफी ब्रेकडाउन में तक गैप हुआ है, तो मुझे लगता है हायर लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट करीब 1000 के होने चाहिए, वहां पर समझ जाता है तो ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब होता है नहीं होता है, उसके पहले होता है, वो तो बाद में देखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ये रह रही है इन्फोसिस पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब हम बात करेंगे ITC की, क्योंकि ITC एक ऐसा स्टॉक रहा है आज के सेशन में जिसने आज ही नहीं पिछले काफी समय से कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है और मार्केट के मूड के उलट चला है। और इनफैक्ट काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि ITC के निवेशक काफी खुश हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक था जिसको लेकर चिंता यही थी कि आखिरकार ये चलता क्यों नहीं, और अब ऐसा चला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुमित मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। सुमित, ITC से की चाल को आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम भी देखा है जब ये स्टॉक चलता नहीं था, इन्वेस्टर्स परेशान, हम परेशान कि कब चलेगा, और अब तो ये लग रहा है कि हर फिक्र को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है। एक बड़ा कंसोलिडेशन, 6 साल लंबे समय तक एक ही दायरे के अंदर एक ही भाव के बीच में इसने कामकाज किया, और उसके बाद जब रफ्तार आई तो आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ITC जो कि जोरदार तेजी पे है, रिकॉर्ड स्तरों पर ये शेयर अब पहुंच चुका है और 400 के पार ये निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छी तेजी स्टॉक ने दिखाई भी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी जो कि ऑलरेडी थी, आज उसकी टाइटल को और स्ट्रांगली होल्ड किया और देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे पहुंच गई। मार्केट कैप के लिहाज से करीब करीब 5 लाख करोड़ ये आंकड़ा ITC ऑलमोस्ट हिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देश की जो सबसे बड़ी FMCG कंपनी वो 6 लाख करोड़ पे है। किस तरह की परफॉर्मेंस रही? YTD करीब करीब 21%, यानी इस साल अब तक 21%,
इस साल यानी पिछले एक साल में 48%, 3 साल में करीब करीब 112% का रिटर्न दिया। और ये रिटर्न के अलावा डिविडेंड अलग इस कंपनी ने दिया। ये तो सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न है जो कि स्टॉक प्राइसेस के अंदर हमने आता हुआ देखा है। क्यों चला? क्योंकि एक तो वैल्यूएशन आकर्षक थे, आज भी इतनी बढ़िया तेजी के बाद 27 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज, नंबर्स पिकअप कर रहे हैं और होटल बिजनेस जो कि बहुत स्ट्रांगली कोविड के बाद कमबैक करके गया और बजट में कोई बड़ा झटका नहीं आना इस सेक्टर के लिए एक अच्छे टेलविंड के तौर पे कामकाज कर गया, जिसकी वजह से अच्छा मूव आता दिखाई पड़ा। लेकिन ये इतनी आसान नहीं थी जर्नी। इससे पहले बहुत लंबे समय तक दायरे के अंदर ये फंसा रहा है और वो लंबा समय करीब करीब 6 साल तक था। 2016 से 2022 तक एक ही दाम के अंदर आईटीसी ने कामकाज किया और कोरोना की पूरी तेजी को इसने उसी दाम के बीच में ही फिजल आउट कर दिया। तो लगा था कि शायद चलता नहीं है, बहुत सारे मीम भी इसके ऊपर बनते हुए दिखाई पड़े और आज भी सबसे ज्यादा मीम इस पर है। लेकिन उससे ठीक उलट इसने अपनी चाल दिखाई। ये आपकी स्क्रीन पर 2016 में 223 रुपए का दाम, 2022 में भी 230 रुपए का दाम। तो 2016 बोनस के बाद इसने 223 का दाम दिखाया और उसके बाद फिर वहीं 230 पे घूमता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद उसी ड्यूरेशन में इनफैक्ट एचयूएल जो कि 200% तक का रिटर्न देकर गया, लेकिन आईटीसी ने उस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे निवेशक खुश होते। लेकिन जब उसने रफ्तार पकड़ी पिछले एक साल में तो जोरदार रफ्तार पकड़ी। आईटीसी की रफ्तार हल्की नहीं है। 1975 में इसका आईपीओ आया था, 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए के हिसाब से इसका आईपीओ था। उस समय पे 10,000 रुपए अगर निवेश किए होते तो आज करीब करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए होते। यानी कि 22% की CAGR से ये पिछले 48 सालों में ग्रो करा है, जबकि निफ्टी की CAGR 15-17% आमतौर पर देखी जाती है। तो उसको आउट दिखा चुका है। अगर आज ये नया हाई हिट कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे अच्छे ट्रिगर्स या बहुत बड़ी हिस्ट्री स्टॉक के साथ रही है जो कि हमने आते हुए देखी है। ओके, शुक्रिया आपका सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आईटीसी की जर्नी कैसी रही है, कंसोलिडेशन कितना लंबा रहा और परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो तमाम बातें बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे क्विकली और अब बात करते हैं बीएसएनएल की। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के 10,000 टावर लंबी अवधि के लिए लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। टावर थर्ड पार्टी वेंडर को पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर दिए जाएंगे और सरकार को इसमें 2 से 2,500 करोड़ मिलने की उम्मीद है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम बताइए। देखिए, जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसके पास 68,000 टावर है। इसमें से 10,000 टावर्स को कंपनी मोनेटाइज करना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने केपीएमजी को कंसल्टेंट नियुक्त किया था। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी। कंसल्टेंट ने कहा इनको बेचना ठीक नहीं रहेगा, बीएसएनएल इसको लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर दे दे और थर्ड पार्टी वेंडर को ये लीज पर दिए जाएंगे। ये भी बता दूं कि इन टावर के ऊपर पहले से ही किराएदार मौजूद है। एयरटेल और रिलायंस जियो ने इनके ऊपर पहले से ही टेनेंसी इनकी है और उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। बीएसएनएल इन टावर्स को थर्ड पार्टी वेंडर्स को आउटसोर्स कर देगा। थर्ड पार्टी वेंडर्स इसको मैनेज करेगी और वही अपना किराया वसूल करेगी और बीएसएनएल भी इसमें किराएदार रहेगा। तो बीएसएनएल इसके लिए टेंडर मंगाने की शुरुआत करेगा। जो हमें सूत्र के बारे में जानकारी मिल रही है, बीएसएनएल इसी महीने इसके लिए टेंडर मंगाने की शुरुआत करेगा। कई सारी कंपनी हैं जो इसके अंदर रेस में आ सकती हैं। एटीसी है, इंडस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो ये सारी कंपनियां इस टावर को लेने के लिए काफी बढ़ चढ़ करके बोली लगा सकती है। सरकार की तरफ से इसको हरी झंडी मिल गई है और बीएसएनएल अब टेंडर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ओके, शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। तो टावर लीज पर देगा बीएसएनएल, कैसे रहेगा प्रोसेस, वो तमाम बातें यहाँ पर असीम ने बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत के बीच में मुकाबला हो रहा है। फटाफट से अपडेट्स ले आते हैं इनके पोर्टफोलियो की। प्रशांत सावंत ने क्रिसल में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 3592 के लेवल्स पर। यहाँ इनके 3750 के टारगेट्स थे। पूनावाला फिनकॉर्प एक ट्रेड ऐड किया है, 340 के टारगेट, 275 का एक स्टॉप लॉस। यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी प्रशांत सावंत की ओर से। अमोल अठावले की बात करें तो इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट 86, स्टॉप लॉस 77। दूसरा रहेगा डेल्टा कॉर्प, जिसपे उन्होंने एग्जिट किया है 192, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास। रूपक डे का पोर्टफोलियो दिखाएं तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर इन्होंने एग्जिट किया है 281 रुपए 80 पैसे के लेवल्स पर। ये इनकी एक कॉल थी खरीदारी की। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक नया ट्रेड इन्होंने ऐड किया है जिसमें टारगेट है 550, स्टॉप लॉस 488, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो ये रहा अब तक का पोर्टफोलियो का अपडेट। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से लीड कर रहे हैं रूपक डे 3.25% के रिटर्न। आज पहला दिन है, ऑल्दो प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 2.25% रिटर्न दे रहा है। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 1.25% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए नो योर कंपनी। नो योर कंपनी में हम बातचीत करेंगे मैप माई इंडिया के CEO और ED रोहन वर्मा से। नमस्कार।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.